ये कहानी है टाइगो नाम के एक गैंगस्टर की, जो कोरियन अंडरवर्ल्ड की दुनिया का माना जाना चेहरा है। यह अपने काम और जुबान का पक्का है, इसलिए इसकी गैंग के साथ साथ राइवल गैंग के लोग भी इसे पसंद करते हैं। आज ये अपनी राइवल गैंग के बॉस जोंग से मिलने के लिए आया है, क्योंकि इन लोगों ने टाइगो की गैंग के 3 मेंबर्स को पकड़ के बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया है। टाइगो की वफादारी की वजह से जोंग भी उसे पसंद करता है, इसलिए वो इसके कहने पर उन तीनों लोगों को छोड़ने को राजी हो जाता है और साथ ही वो टाइगो को अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर भी देता है। वो टाइगो से कहता है कि तुम्हारी गैंग अब धीरे धीरे खत्म हो रही है और सच कहूं तो तुम्हारे बिना उस गैंग का कोई वजूद नहीं। टाइगो अपने बॉस के लिए काफी ज्यादा वफादार है, इसलिए वो जोंग की गैंग में शामिल होने से साफ तौर पे इनकार कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अपनी बहन से मिलने के लिए वो किसी हॉस्पिटल में गया है। यहाँ वो जिस तरह से अपनी बहन की बेटी के साथ खेल रहा होता है, उसे देख के ऐसा लगता है कि ऊपर से वो भले ही गैंगस्टर हो, लेकिन उसके अंदर का बच्चा आज भी जिंदा है। टाइगो की बहन नहीं चाहती कि उसका भाई एक गैंगस्टर की जिंदगी जिए, इसलिए वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द इस काम को छोड़ देगा। इन दोनों को यहाँ से सी ऑफ करने के बाद वो फिर से हॉस्पिटल के अंदर आता है। वो डॉक्टर से मिलकर अपनी बहन की तबीयत के बारे में पूछता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असल में टाइगो की सगी बहन नहीं है। इसके कुछ देर बाद उसके पास एक कॉल आता है, जिसमें उसका एक गैंग मेंबर उसे बताता है कि उसकी बहन की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट ही मारे गए। टाइगो का इन दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए यूं अचानक से ये सब कुछ हो जाना उसे अंदर ही अंदर तोड़ देता है। फ्यूनरल वाले दिन अपने गैंग मेंबर के साथ टाइगो का बॉस कैंग भी वहां आता है। इस घटना पे अफसोस जताने के बाद वो टाइगो से कहता है कि ये सब कुछ हमारी राइवल गैंग के बॉस जोंग ने करवाया है, क्योंकि तुमने उसकी गैंग ज्वाइन करने से मना कर दिया और एक्सीडेंट करने वालों को लगा होगा कि तुम भी कार में उन दोनों के साथ थे। टाइगो बिना कुछ ज्यादा बोले अपने बॉस से राइवल गैंग के बॉस जोंग को खत्म करने की परमिशन मांगता है। कैंग जानता है कि इससे बहुत बड़ी गैंगवार छिड़ सकती है, लेकिन फिर भी वो टाइगो को परमिशन दे देता है। इसके कुछ दिन बाद जोंग से मिलने के लिए टाइगो एक सौना बाथ हाउस जाता है। जोंग ने मीटिंग के लिए ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ सभी बिना कपड़ों के होते हैं, तो किसी भी तरह का हथियार लाने का कोई डर नहीं होता। जोंग टाइगो से कहता है कि उसे उसकी बहन के मरने का बहुत अफसोस है। अंडरवर्ल्ड के रूल्स के मुताबिक हम कभी किसी की फैमिली को टारगेट नहीं करते, तो ये घटिया काम जिसने भी किया है, मैंने अपने आदमियों को उसे ढूंढने के लिए काम पे लगा दिया है। टाइगो बिना कुछ बोले चुपचाप ये सब कुछ सुनता रहता है। इसके बाद वो बाहर स्विमिंग पूल में जाके वो चाकू निकालता है जो इसने पहले ही यहाँ छुपा के रख रखा था। पहले वो जोंग के उन आदमियों को मारता है जो उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े थे, और फिर अंदर जाके वो बड़ी बेरहमी से जोंग को भी मार देता है। इसके बाद वो विंडो से कूद के यहाँ से भागने में कामयाब होता है। यहाँ से वो सीधा एयरपोर्ट पे जाता है, जहाँ उसका बॉस कैंग उसका इंतजार कर रहा था। वो टाइगो को एक बैग में कुछ पैसे और एक नई आईडी देता है और कहता है कि जब तक यहाँ माहौल शांत नहीं होता तुम एक हफ्ते के लिए जेजू आइलैंड चले जाओ, वहां से तुम्हें शिप के रास्ते रशिया भिजवाने का इंतजाम भी मैंने कर दिया है। टाइगो के यहाँ से जाने से पहले वो उससे कहता है कि तुमने हम सबको मरने से बचा लिया, इसलिए तुमने जो किया मैं उस बात के लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ। जेजू आइलैंड पहुंचने पर उसे एक लड़की वहां पिक करने के लिए आती है। ये टाइगो को अपना नाम किम बताती है और उससे कहती है कि मेरे अंकल किसी काम की वजह से बिजी थे, इसलिए मुझे तुम्हें पिक करने के लिए आना पड़ा। किम के अंकल का नाम है कूटो, जो रशिया से गन्स मंगा के इलीगल तरीके से कोरिया में बेचा करता है। रात को डिनर के समय कूटो टाइगो से पूछता है कि तुम कितने दिनों के लिए यहाँ रुकने वाले हो। टाइगो कहता है 1 हफ्ते या उससे थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। यहाँ किम टाइगो के साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आती, क्योंकि वो गैंगस्टर टाइप के लोगों को पसंद नहीं करती, इसलिए वो उससे कहती है कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना। इधर टाइगो का बॉस कैंग अपनी राइवल गैंग को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बनाता है। वो अपने सारे आदमियों को राइवल गैंग को खत्म करने के लिए भेजता है, लेकिन इसकी राइवल गैंग इन लोगों पर भारी पड़ती है, इसलिए कैंग के ज्यादातर आदमी या तो मारे जाते हैं या पकड़े जाते हैं। और सबसे ज्यादा शॉक तो कैंग को तब लगता है जब उसे पता चलता है कि राइवल गैंग का बॉस जोंग अभी मरा नहीं है, बल्कि किसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। जोंग का राइट हैंड और इस गैंग का सबसे खतरनाक मेंबर चीफ मा कैंग को कॉल करके ये धमकी देता है कि वो बहुत जल्द उसके साथ साथ उसकी पूरी गैंग को खत्म कर देगा। इधर जेजू आइलैंड में एक सुबह टाइगो देखता है कि किम शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही है और उसका जबरदस्त निशाना देख के वो उससे काफी इंप्रेस होता है। फिर एक दिन वो देखता है कि किम कार में बैठे हुए अचानक से बेहोश हो गई। उसका अंकल कूटो जल्दी से वहां आके उसको एक इंजेक्शन लगाता है और टाइगो से कहता है कि ड्राइव करके जल्दी से हॉस्पिटल चलो। ये दोनों हॉस्पिटल पहुंच के किम को एडमिट कराते हैं। हॉस्पिटल में कूटो टाइगो को बताता है कि किम को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि वो कुछ महीने ही जिंदा रह पाएगी। उसका इलाज कराने के लिए मैं इलीगल गन्स बेच के पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ और तुम्हें भी अपने घर में छुपाने का यही कारण है, क्योंकि उसके बदले में मुझे पैसे मिलेंगे।
इधर शहर में कैंग अपनी राइवल गैंग से बुरी तरह से डरा हुआ है, इसलिए वो एक ऐसे पुलिस वाले से मिलता है जो इन गैंग्स के बीच में आपसी समझौता करवाता है, ताकि वो राइवल गैंग के चीफ मा से मिलके इस मैटर का निपटारा कर सके। ये पुलिस वाला इसकी बात मान के चीफ मा के साथ मीटिंग का प्लान फिक्स करता है। अगले दिन मीटिंग शुरू होते ही चीफ मा कैंग को एक बुरी मौत देने की बात करता है, लेकिन पुलिस वाला उसे समझाता है कि अगर तुम्हारी आपसी गैंग वार इसी तरह बढ़ती चली गई तो पुलिस को भी बीच में इंटरफेयर करना पड़ेगा, जिससे तुम दोनों गैंग्स को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो बेहतर यही है कि इस मैटर को इसी टेबल पे सुलझा लो। चीफ मा भी टाइगू की तरह अपनी जुबान का पक्का आदमी है। वो पुलिस वाले से कहता है कि मैंने अपने बॉस को वादा किया था कि जो लोग भी उस हमले में शामिल थे वो उन सबको मार देगा। माहौल को बिगड़ता देख पुलिस वाला इन सबको एक सोल्यूशन बताता है। वो कहता है कि चीफ मा के बॉस पे हमला टाइगू ने किया था, तो कैंग अपने सबसे भरोसेमंद आदमी टाइगू को चीफ मा को हैंडओवर कर देगा और टाइगू को खत्म करने के बाद ये गैंग वार यहीं पे रुक जाएगी। लेकिन बदले में चीफ मा को ये प्रॉमिस करना होगा कि वो कैंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीफ मा को पुलिस वाले का ये सोल्यूशन कुछ खास पसंद नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब कुछ करवाने वाला असल में कैंग ही है। लेकिन पुलिस वाले का इस मैटर में इंटरफेयर की वजह से वो इस शर्त को मान लेता है और यहाँ इन दोनों गैंग्स के बीच में आपसी समझौता हो जाता है। इधर जेजू आइलैंड पे जब किम को होश आता है तो वो बिना डॉक्टर की परमिशन लिए जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती है। टाइगू को उसकी बात मान के उसके साथ घर के लिए निकलना ही पड़ता है। रास्ते में किम उससे कहती है कि उसे भूख लगी है, तो वो कहीं रुक के कुछ खाना चाहती है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाके लंच करने लगते हैं और यहाँ देखने को मिलता है कि इतने दिनों में पहली बार किम टाइगू के साथ अच्छे ढंग से पेश आती है। वो टाइगू से पूछती है कि तुम आखिर किस तरह के गैंगस्टर हो और ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें जेजू आइलैंड पे छुपना पड़ा। किम के इन सवालों का जवाब टाइगू चुप रह के देता है। इसके बाद यहाँ से घर वापस जाते समय टाइगू के पास उसके बॉस कैंग का कॉल आता है। वो टाइगू से कहता है कि यहाँ शहर में गैंग वार बढ़ती ही जा रही है, इसलिए वो भी टाइगू के साथ कुछ समय के लिए रशिया जाना चाहता है। वो कल सुबह जेजू आइलैंड पहुंच जाएगा, तो टाइगू उसे रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे आए। इधर किम का अंकल कूटो रशियन माफियाज के साथ गन्स की डील कर रहा था, लेकिन उन लोगों की नीयत खराब हो जाती है, तो वो कूटो को मार के गन्स और पैसा दोनों यहाँ से ले जाना चाहते थे। किम और टैगू जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें बाहर बहुत सारी कार्स खड़ी नजर आती हैं। ये दोनों समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है और इसी समय एक आदमी टैगू के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। लेकिन यहाँ किम, जिसका निशाना बहुत ही ज्यादा शार्प है, उन सबको शूट करके टैगू को बचा लेती है। ये दोनों अंदर पहुंच के देखते हैं कि अंकल कूटो बहुत ही घायल हालत में जमीन पे पड़ा था। ये माफिया लोग इन दोनों को बहुत ही लाइटली लेते हैं, जिसका फायदा उठा के किम इन सारे लोगों को शूट कर देती है। किम अपने अंकल की बॉडी और ये घर छोड़ के यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन टाइगू जानता है कि ये जगह अब खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो किसी तरह उसे कन्विंस करके यहाँ से लेके जाता है। यहाँ से ये दोनों अंकल कूटो की जान पहचान के किसी आदमी के पास जाके रुकते हैं। किम का गुस्सा जब शांत होता है तो वो आके टाइगू से बात करती है। वो कहती है कि मैंने पूरी जिंदगी अपने अंकल से नफरत की, क्योंकि उनके गलत कामों की वजह से मेरे माँ बाप को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन जब आज वो इस दुनिया में नहीं है तो मुझे महसूस होता है कि मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी हूँ। अब मेरे पास मेरा कोई भी फैमिली मेंबर नहीं बचा। शायद मुझे उनसे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करनी चाहिए थी। किम की बातों से ये भी पता चलता है कि अब वो टैगू को पसंद करने लगी है, इसलिए रात को सोते वक्त वो उसे अपने साथ ही सोने को कहती है। लेकिन टैगू भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक सख्त लौंडा है, इसलिए वो उसे साफ तौर पे इनकार कर देता है। टाइगू और किम अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसलिए वो अगला पूरा दिन साथ ही बिताते हैं। वो काफी ज्यादा घूमते फिरते हैं और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी की बहुत सारी बातें शेयर करते हैं। इसके बाद जब अपने बॉस से मिलने के लिए टाइगू एयरपोर्ट जाने लगता है तो किम उसे रोकती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए खतरा महसूस हो रहा है, तो प्लीज यहाँ से कहीं मत जाओ। लेकिन टाइगू उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपने बॉस से मिलने जा रहा है, तो यहाँ खतरे जैसी कोई भी बात नहीं। इसके बाद वो किम की कार लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। वो जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करता है, उसके पास उसके एक वफादार गैंग मेंबर का कॉल आता है। ये टाइगू को बताता है कि हमारे बॉस कैंग ने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सारे वफादार साथियों को हमारी राइवल गैंग को बेच दिया है। यही हम कैंग को देखते हैं जो चीफ मा के आदमियों के साथ टाइगू का इंतजार कर रहा था। टाइगू उसे देखते ही उससे दूर भागने लगता है, लेकिन चीफ मा के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। इन लोगों से थोड़ी बहुत फाइट करने के बाद वो एयरपोर्ट से बाहर निकल जाता है, लेकिन चीफ मा के आदमी काफी दूर तक उसकी कार का पीछा करते हैं। फिर एक जगह वो लोग टाइगू की कार को रोकने में सफल होते हैं। इन लोगों से खुद को जिंदा बचाने के लिए टाइगू अपना पूरा दम लगा के इन लोगों के साथ फाइट करता है और आखिरकार वो इन लोगों की ही एक कार लेके यहाँ से भागने में कामयाब होता है। जब चीफ मा को ये खबर लगती है कि टाइगू पकड़ा नहीं गया, तो वो गुस्से में कैंग को ही पीटने लगता है।
घर पहुंचने के बाद टाइगू देखता है कि किम यहाँ पर नहीं है, तो वो कॉल करके पूछता है कि वो इस वक्त कहाँ है। किम उससे कहती है कि उसे अपने अंकल कूटो की याद आ रही थी, इसलिए वो उनके घर जा रही है। टाइगू उसे समझाता है कि इस वक्त वहाँ बहुत खतरा है, तो वो तुरंत वापस लौट आए। लेकिन किम किसी छोटी बच्ची की तरह उसकी बात ना मानते हुए आखिरकार वहाँ चली ही जाती है। किम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि चीफ माँ अपने आदमियों के साथ वहाँ पहले ही पहुंच चुका है। किम जब वहाँ पहुंचती है तो ये लोग उसे हॉस्टेज बना लेते हैं, क्योंकि वो इस बात को समझ जाते हैं कि इस लड़की के सहारे ही टाइगू तक पहुंचा जा सकता है। इसके बाद चीफ माँ टाइगू को फोन पे कहता है कि अगर वो किम को जिंदा देखना चाहता है तो चुपचाप खुद को हमारे हवाले कर दे। किम टाइगू से कहती है कि वो कुछ दिनों में वैसे भी मरने वाली है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इन लोगों से दूर भाग जाओ। लेकिन टाइगू उससे कहता है कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कुछ हुआ तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। टाइगू जानता है कि चीफ माँ भी उसकी तरह अपनी जुबान का पक्का गैंगस्टर है, इसलिए इस शर्त पे वो खुद को सौंपने को तैयार हो जाता है कि बदले में वो लोग किम को छोड़ देंगे। चीफ माँ भी उसे प्रॉमिस करता है कि अगर टैगू यहाँ खुद आता है तो वो लोग किम को जाने देंगे। इसके बाद टैगू उस जगह पहुँचता है जहाँ किम को हॉस्टेज बनाया गया है। टैगू के वहाँ पहुँचते ही बाहर खड़े चीफ माँ के आदमी उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। फिर वो टाइगू को घसीटते हुए अंदर चीफ माँ के पास लेके जाते हैं। टाइगू अपने बॉस कैंग से पूछता है कि पूरी जिंदगी उसके लिए वफादार रहने के बावजूद उसने टाइगू को धोखा क्यों दिया। ये सुन के कैंग भड़क जाता है और उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती से हुआ। फिर वो घायल टाइगू को ही पीटने लगता है। चीफ माँ कैंग के मुंह पे एक जोरदार पंच मार के उसे वहां से अलग करता है। फिर वो टाइगू से कहता है कि तुम्हारा बॉस तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा घटिया आदमी है। मेरे बॉस मिस्टर जोंग के कहने पर मैंने तुम्हारी बहन के कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और यहाँ मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट में हमारे गैंग मेंबर का कोई हाथ नहीं था, बल्कि ये सब कुछ करवाने वाला तुम्हारा बॉस कैंग ही था, क्योंकि तुम्हारे बॉस को इस बात का डर था कि कहीं तुम अपनी गैंग छोड़ के हमारी गैंग में शामिल ना हो जाओ। ये सब कुछ सुनकर टाइगू गुस्से से पागल हो जाता है और वो कैंग को पकड़ के बुरी तरह से पीटने लगता है। चीफ माँ ने उस पुलिस वाले को जुबान दी थी कि अगर उसे टैगू मिल गया तो वो कैंग को मरने नहीं देगा, इसलिए वो कैंग की मदद करने के लिए उसकी तरफ एक चाकू फेंकता है। चैंग उस चाकू से टैगू पे बहुत सारे वार करता है, लेकिन इस घायल हालत में भी टैगू उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे लगातार पीटता रहता है। फिर चीफ माँ अपने एक आदमी को इशारा करके टैगू पे पीछे से हमला करवाता है और लास्ट में वो खुद भी टैगू को चाकू मार के उसका संघर्ष यहाँ पे खत्म करता है। फिर ये लोग जबरदस्ती किम को खींचकर यहाँ से बाहर लेके जाते हैं और टाइगू के साथ साथ इस पूरी जगह को आग लगा देते हैं। लेकिन टाइगू को किए अपने वादे के मुताबिक चीफ माँ किम को जिंदा छोड़ देता है। अगले सीन में हम किम को एक होटल रूम में बैठा देखते हैं। वो अपने अंकल के दोस्तों की हेल्प से इन गैंगस्टर्स की लोकेशन का पता लगा लेती है और फिर अगली सुबह जब वो सारे गैंगस्टर बिना किसी वेपन्स के वहाँ ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठा हुए थे तो किम भी उस जगह पे पहुँचती है। किम को वहाँ देखते ही एक गैंग मेंबर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, क्योंकि उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गन चलाने में कितनी माहिर है। और इसी समय किम बिना कोई टाइम वेस्ट किए उन लोगों पर दनादन गोलियां चलाना शुरू करती है। ये सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन फिर भी किम इन सबको खत्म कर देती है। किम की बहादुरी और उसका निशाना देख के चीफ माँ उसकी तारीफ करता है, लेकिन किम उसे भी जिंदा नहीं छोड़ती और लास्ट में वो टैगू के सबसे बड़े दुश्मन कैंग के पास जाती है और अपने गन की बची हुई सारी गोलियां उसके सीने में उतार देती है। फिल्म के आखिरी सीन में हम किम को एक बीच पे देखते हैं। वो म्यूजिक सुनते हुए टाइगू के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही है और इसी वक्त पुलिस भी उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पहुंच जाती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, वो मुस्कुराते हुए खुद को भी शूट कर देती है और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।